गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में व्याकरण वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें व्याकरण में हम लोग टॉपिक हम लोगों का था समास। समास था और समास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो समास का प्रकार होता है वह 6 प्रकार का होता है और इन 6 प्रकारों में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है और जो उत्तर पद होता है वह अप्रधान होता है या गौण होता है। और पढ़े थे हम लोग कि कुछ उपसर्ग इसमें आते हैं और वो उपसर्ग जिस भी संज्ञा के पहले जुड़ जाते हैं पूरे पद को उपसर्ग मिलने के साथ संज्ञा के भी वो अव्ययी भाव हो जाते हैं। या कोई अव्यय हो और वह अव्यय किसी संज्ञा के पहले जुड़ा हुआ हो तो पूरे पद को वह अव्यय बना देता है, उसे भी अव्ययी भाव समास ही कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा था तत्पुरुष समास। और जो तत्पुरुष समास होता है इसमें हमने बताया था कि उत्तर पद प्रधान होते हैं उत्तर पद प्रधान होता है और जो प्रथम पद होता है वो गौण होता है। अप्रधान या इसी को हम गौण भी कह सकते हैं। हमने कहा था कि तत्पुरुष समास को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि तत्पुरुष समास कहते किसको है और उनमें किन किन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, क्योंकि जो तत्पुरुष समास हमारा है इस तत्पुरुष समास तभी हम जान पाएंगे जब हमें कारक चिन्हों का ज्ञान होगा। और पिछली कक्षाओं में हमने आपको कारकों के बारे में बताया था और समझाया था कि कारक कहते किसको है, कारक कितने प्रकार के होते हैं और जो तत्पुरुष समास है या समास है उस समास में कितने कारकों का प्रयोग किया गया है। तो जो तत्पुरुष समास है इस समास में 6 प्रकार के कारकों का प्रयोग किया गया है, परंतु हिंदी में जो कारकों की संख्या होती है वह होती है 8, लेकिन जो समास में कारकों का प्रयोग किया गया है वह कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। आइए उन 6 कारकों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब एक एक जो समास थे उन समासों के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम लोग शुरू किए थे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास से हम लोग शुरू करेंगे। अब तो चलिए शुरू करते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास या इसी को कहा जाता है द्वितीय तत्पुरुष समास। इसी को क्या कहा जाता है? द्वितीय
द्वितीय तत्पुरुष समास, और इसका जो कारक चिन्ह होता है वह हमेशा इसका कारक चिन्ह होता है को। कारक चिन्ह क्या होता है? को। इसको हम लोगों ने इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे। तो जो कर्म तत्पुरुष समास है, इस कर्म तत्पुरुष समास को द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसका जो कारक चिन्ह होता है वह को होता है, और इस कर्म तत्पुरुष समास में भी कौन सा पद प्रधान होगा? तो हमने बताया है कि जो कर्म तत्पुरुष समास होगा या तत्पुरुष समास जितने भी होते हैं उसमें हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, और उस उदाहरणों को देख करके हम यह और उसका समास विग्रह करेंगे और समासिक पद देखेंगे और उसमें कारक चिन्हों के प्रयोग के बारे में देखेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है क्या? गृहागत। तो इसमें देखिए संधि भी हुई है। कौन सी संधि हुई है? इसको अगर हम तोड़ते हैं तो एक शब्द हमको मिलेगा गृह और दूसरा शब्द मिलेगा क्या? आगत। दोनों मिलकर के हो जाएगा क्या? गृहागत। अब ये तो संधि कौन सी है? यह संधि आपकी हुई क्या? दीर्घ संधि। परंतु अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो हमको मिलेगा क्या? गृह को आगत या आया हुआ। तो देखिए यहाँ पर को कारक चिन्ह मिल गया, और जो को कारक चिन्ह मिला है वो किसके साथ मिला है? द्वितीय तत्पुरुष समास, या इसी को क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद हमारा क्या आएगा? गृहागत के बाद फिर आएगा हमारा स्वर्ग प्राप्त। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? स्वर्ग को प्राप्त। फिर है कष्टापन। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या? कष्ट को आपन। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी देखिए क्या कारक चिन्ह मिला हमको? को कारक चिन्ह मिला। यहाँ भी कौन सा कारक चिन्ह मिला? को कारक चिन्ह मिला। यहाँ भी कौन सा कारक चिन्ह मिला? को कारक चिन्ह मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी सामासिक पद अगर है और उस सामासिक पद का जब हम विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर जो कारक चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है वह कारक चिन्ह कर्म तत्पुरुष समास की ओर इंडिकेट करता है या संकेत करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं क्या? कर्म तत्पुरुष समास। ये कहलाएंगे क्या? कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका था क्या? करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का को हम कह सकते हैं तृतीय तत्पुरुष। क्या कह सकते हैं? तृतीय तत्पुरुष। तृतीय या तृतीय तत्पुरुष समास। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वह होता है क्या? हम पहली कक्षा में बताए थे, से होता है या द्वारा। ठीक, जैसे अब हम इसके कुछ उदाहरण बताएंगे। यानी जो कर्ण तत्पुरुष समास होगा उसको हम किस नाम से जाएंगे? तृतीय तत्पुरुष समास। यह क्यों तृतीय तत्पुरुष समास कहा गया? क्योंकि इसमें किस प्रकार की विभक्ति लगी है? तृतीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे वाग युद्ध। तो ये वाग युद्ध को अगर हम तोड़ें, इसमें भी शब्द है, तो हमको मिलेगा क्या? वाक मिलेगा और मिलेगा क्या? युद्ध। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? वाक से किया गया युद्ध। वाक मतलब वाक से किया गया युद्ध। वाक मतलब होता है बातचीत, बोलचाल। यानी जब भारत या पाकिस्तान में क्रिकेट मैच होता है
तो क्रिकेट होने से पहले ही दोनों तरफ के जो प्लेयर होते हैं वो आपस में वाक युद्ध करते हैं, या जो विचारक होते हैं आपस में वाक युद्ध करते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान के जो कैप्टन होंगे वो कहेंगे हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, मैंने इनको इतनी बार हराया तो अगली बार भी हराएगा। तो वो क्या होता है, वो जंग मैदान में नहीं, वह प्लेग्राउंड में नहीं होता है, वह पहले ही क्या हो जाता है, बात बात से एक दूसरे पर काम किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कारक चिन्ह मिला हमको, क्या मिला है, से, यानी वाक के द्वारा, बातचीत के द्वारा किया गया युद्ध ही कहलाता है क्या, वाक युद्ध कहलाता है। इसी प्रकार होता है आचार कुशल, आचार कुशल, आचार कुशल को हम कह सकते हैं क्या, आचार से कुशल, आचार से कुशल, यानी जो इनका आचरण है वह आचरण कैसा है, कुशल है, अच्छा है। तो इस यहाँ पर भी कारक चिन्ह को मिल गया क्या, से, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास। फिर हमको मिलता है नीत युक्त, नीत युक्त, नीत युक्त का अर्थ हो गया क्या, नीत से युक्त, नीति से युक्त, नीति युक्त हो जाएगा आकाल पीड़ित, आकाल पीड़ित, आकाल पीड़ित तो हो जाएगा क्या, आकाल से पीड़ित, आकाल से पीड़ित। यहाँ पर जितने भी हमने उदाहरण दिए हैं सभी उदाहरणों के साथ जुड़ा हुआ है क्या, से, अर्थात से का अर्थ यहाँ पर द्वारा होता है या माध्यम की बात हम करते हैं, यानी आकाल के माध्यम से वह पीड़ित है, या नीति से या नीति के द्वारा वह युक्त है, यानी उसके जो व्यवहार है वो कैसे हैं, अच्छे अच्छे व्यवहार हैं। इन सभी में हम लोगों ने देखा क्या कि से आया है, और यह से जो है इसका चिन्ह है तृतीय तत्पुरुष समास, या इसी को हम कहते हैं क्या, करण तत्पुरुष समास। अब इसके बाद कर्ण तत्पुरुष समास के बाद फिर आगे की तरफ जो आता है उसको हम कहते हैं संप्रदान। आइए संप्रदान तत्पुरुष समास देख लिया जाए। संप्रदान, तो संप्रदान तत्पुरुष समास, इसे और हम किस नाम से जानते हैं, चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष समास। और इसका जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वह होता है के लिए, के लिए, तो ये इसका चिन्ह हो गया। यानी इसमें संप्रदान में हमेशा जो कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वह के लिए होगा, अर्थात यहाँ पर कोई वस्तु किसी को ली जाएगी अथवा किसी को दी जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो इसमें देखिए संधि भी है, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। और जब विद्या धन आलय हो गया, यहाँ है क्या, आ, और यहाँ भी है आ और आ मिलकर के हो जाता है क्या, आ, और यहाँ पर जो संधि हो जाएगी वह संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। तो अगर हमें इसमें ये बताना हो, विग्रह इसका करना हो कि कौन सा विग्रह होगा, तो विग्रह करने के लिए हम क्या कहेंगे, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, अर्थात आलय का अर्थ होता है घर। यहाँ
तो विद्या के लिए आलय, ये यहाँ पर सटीक बैठ रहा है, ऐसा नहीं है विद्या को आलय या विद्या से आलय, ऐसा यहाँ पर सटीक नहीं बैठेगा। जब भी बैठेगा यहाँ पर तो कारक चिन्ह में कौन सा बैठेगा, के लिए, विद्या के लिए आलय यानी विद्या का घर, वही होता है क्या, विद्यालय। पाठशाला, पाठशाला। अब देखिए इसमें कोई संधि है नहीं, तो यहाँ पर विग्रह करेंगे हम तो मिलेगा हमको क्या, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, शाला का यहाँ होता है। फिर होता है रसोई घर, रसोई घर। अब रसोई घर में कोई संधि नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा रसोई के लिए घर, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। यहाँ पर भी देखिए के लिए आया, यहाँ पर भी के लिए आया, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। रसोई घर, राह खर्च, राह क्या है, राह खर्च। राह खर्च का अर्थ क्या हुआ, अगर इसका विग्रह करेंगे, रास्ते के लिए खर्च, रास्ते के लिए खर्च। ये ऐसा नहीं कहा गया रास्ते को खर्च, रास्ते से खर्च, ये सेंटेंस हमारा उपयुक्त नहीं है। जब भी इसका विग्रह हम करेंगे तो होगा क्या, रास्ते के लिए खर्च। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं, जैसे कृष्णार्पण या हथकड़ी, 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 हथकड़ी को अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो हो जाएगा क्या, हथकड़ी। फिर है कृष्णार्पण, 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 कृष्णार्पण का अर्थ क्या हुआ, कृष्ण के लिए अर्पण, यानी कृष्ण को प्रदान किया गया है, यानी कृष्ण के लिए अर्पण, अर्पण। देखिए जितने भी हमने विग्रह किया है सब में क्या आया है, के लिए आया है। ऐसे ही होता है नमस्ते, 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 नमस्ते में क्या किया जाता है, जब आप किसी को नमस्कार करते हैं तो अगला व्यक्ति भी क्या करता है, नमस्कार करता है, या किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आपके आशीर्वाद को क्या करता है, ग्रहण करता है, या फिर वह उसे वापस भी करता है, वापस नहीं करता है। तो नमस्ते या आशीर्वाद किसी को दिया जाता है तो वहां पर भी हो जाता है क्या, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने संप्रदान पढ़ लिया। संप्रदान के बाद अब अगली जो हेडिंग आएगी वह आएगी क्या, अपादान। तो अपादान देख लिया जाए। फिर ये बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत स्लो और अच्छी तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको फंसना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सब अब शुरू हम करते हैं क्या, संप्रदान हो गया, संप्रदान के बाद अपादान, अपादान। अपादान में क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान को हम कहते हैं पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं अपादान को। और इसका जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कारक चिन्ह हमें आना चाहिए। इसका अर्थ भी से होता है, लेकिन यह जो से आया हुआ है वह किस रूप में आया हुआ है, वह से अलगाव के रूप में आया है। यह कैसा आया है, अलगाव। अलगाव का अर्थ क्या हुआ, एक दूसरे से अलग होने, यानी जहां पर संबंध क्या होता है, विच्छेद होता है, अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, वहां पर हो जाता है क्या, अपादान तत्पुरुष समास या पंचमी तत्पुरुष समास। जैसे दूरागत, देखिए दूरागत,
दूरागत मतलब क्या? दूर से आया हुआ। अब बताइए, कोई दूर से आएगा तो उसका संबंध टूटेगा या जुड़ेगा? टूटेगा। दिल्ली कहाँ है? दूर है। कहेगा कोई कि दिल्ली से आया, इसका मतलब दिल्ली से और उसका संबंध क्या हो गया है? टूट गया है। दूरागत मतलब क्या हुआ? दूर से आगत या आया हुआ, दूरागत। इसी प्रकार हो जाएगा आपका जन्मान। जन्मान, जन्मान क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा। यहाँ क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा। तो जन्म से अंधा का मतलब क्या हुआ? जब वह पैदा हुआ तो वह कैसा हो गया? अंधा हो गया, अर्थात रोशनी से उसका संपर्क टूट गया। उसकी आंखें रोशनी से क्या हो गई? अलग हो गई। इसलिए यहाँ पर जन्मान में भी क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। लेकिन अगर यहीं पर लिख देता मदान है, क्या हो जाता? मदान है। मदान को अगर देखा जाए तो या इसका हम क्या करें? विग्रह करें तो लिखेंगे मद, मद से अंधा। मद से अंधा, मद का अर्थ होता है शराब। जैसे ही शराब आपके अंदर जाएगी, आप क्या हो जाएंगे? मद हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? इसके कारण आप अंधा हो रहे हैं, इसके कारण बेहोश हो रहे हैं, वो शराब के कारण हो रहे हैं। तब यहाँ पर हो जाएगा क्या? करण तत्पुरुष समास। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं जन्मान है तो ऐसे ही मदान है, दोनों में बहुत अंतर है। जन्मान मतलब क्या हो गया? जन्म से अंधा, और मदान का हो गया मद से अंधा। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ करण तत्पुरुष और यहाँ क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष समास। इसी प्रकार होता है बहुत सारे पदच्युत। पदच्युत, पदच्युत का हो गया क्या? पद से च्युत, यानी पद से उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। संविधान में हमारे बहुत बार पदच्युत का प्रयोग हुआ है, या बहुत लोगों के मुंह से सुना जाता है कि प्रधानमंत्री को उनके पद से, या कोई अधिकारी है उस अधिकारी को उनके पद से क्या कर दिया? पदच्युत कर दिया गया। इसका मतलब हुआ हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया। इसी प्रकार और है धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, अर्थात उसका धर्म से नाता रिश्ता क्या हो जा रहा है? यहाँ पर टूट जा रहा है, अलग हो जा रहा है। देश निकाला, आप लोगों ने सुना होगा, लिखा जाता है क्या? देश निकाला। देश निकाला का मतलब क्या हो गया? देश से निकाल दिया गया, अर्थात उनका देश से संबंध क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया है। तो हो जाएगा देश से निकाला, संबंध टूट गया। ऐसे ही होता है आपका काम चोर। काम चोर, काम चोर का क्या हुआ? काम से जो चोरी करता है या काम से जो जी अपना चुराता है, उसी को हम क्या कहते हैं? काम चोर। यानी काम से जी चुराने वाला, जी चुराने वाला। देखिए, जितने भी हमने यहाँ पर सामासिक या समास पद लिखे थे, उनका जब विग्रह किया गया है तो सबके साथ हमको एक शब्द या कारक चिन्ह जो है वो क्या मिला है? कॉमन, और वह क्या है? से। इसलिए इन सब में क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। अब हम नेक्स्ट वाला चलते हैं और उसका नाम है संबंध तत्पुरुष समास, और उसके बाद आ जाएगा क्या? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो संबंध और अधिकरण देख करके फिर हम अगला तत्पुरुष समास आप लोगों को पढ़ाते हैं या बताते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं संबंध तत्पुरुष समास।
संबंध तत्पुरुष समास को ही हम कहते हैं आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वह होता है का, की और के। ये इनका क्या है? कारक चिन्ह है। का, की, के, ये इनका कारक चिन्ह है। चलिए अब संबंध तत्पुरुष समास से हम देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे विद्याभ्यास। क्या है? विद्याभ्यास। इसमें संधि है? हाँ, इसमें संधि है या नहीं? संधि है। इसमें क्या हो जाएगा? विद्याधन अभ्यास मिलकर के हो जाएगा क्या? विद्याभ्यास। अब इसका अगर हम विग्रह करते हैं, ये सामासिक पद है, इस सामासिक पद का अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा क्या? विद्या का अभ्यास। विद्या का अभ्यास। ऐसा हम इसको नहीं कह सकते हैं कि विद्या के लिए अभ्यास, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। विद्या को अभ्यास तब भी गलत हो जाएगा, विद्या से अभ्यास तब भी गलत हो जाएगा। जब भी हम हमारा सही होगा तो क्या होगा? विद्या का अभ्यास। यानी जितना बार आप विद्या को सीखेंगे उतने बार आपको आएगा, आप उतने आप पूर्णता को प्राप्त होंगे। विद्याभ्यास के बाद फिर आता है सेनापति। सेनापति देखिए, सेनापति। सेनापति मतलब क्या हो गया? सेना का पति या प्रमुख। सेना का पति सेनापति हो गया। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हैं। सेनापति, विद्याभ्यास, और है आपका पराधीन। पराधीन, पराधीन, पराधीन मतलब पर मतलब होता है दूसरे के, पर के अधीन या अधीन। अधीन नहीं होता, अधीन। पर के अधीन यानी दूसरे के अधीन हो गया, पराधीन। इसी प्रकार होता है आपका और उदाहरण है माधव। माधव देखिए, माधव को अगर देखा जाए तो इसके दो अर्थ होंगे। माँ का अर्थ, एक तो माधव में जो माँ है, माँ हो गया, और धव, धव का अर्थ होता है आपका पति। भाव का अर्थ हो गया क्या? माँ का अर्थ हो गया माँ। इनको हम कह सकते हैं क्या? लक्ष्मी। लक्ष्मी भी कह सकते हैं। और जो धव है, धव का अर्थ हो गया क्या? पति। तो माँ लक्ष्मी के पति, तो माँ लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पति या माँ के धव, ऐसा भी लिख सकते हैं, या लक्ष्मी के पति। यहाँ पर देखिए ये कारक चिन्ह यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ का कारक चिन्ह आया, और यहाँ पर भी का कारक चिन्ह आया। तो यहाँ पर का, की, के, इन तीनों में से कोई भी अगर हमें मिल जाता है और वह उस वस्तु के साथ संबंध को दिखाता है, दर्शाता है, तो वहां पर भी हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, और इसे षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसका जो कारक चिन्ह होगा वह का, की, के ही होता है। अब हम चलते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। जो अधिकरण तत्पुरुष समास है इसको हम कहेंगे सप्तमी विभक्ति, और इसका जो कारक चिन्ह होता है वह में होता है, या फिर क्या होता है? पर होता है। में या पर इसमें होता है कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग। अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण का ही होता है आधार से, यानी
जहां पर किसी वस्तु को मैंने पहले, इससे पहले वाला जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने आपको बताया कि जहां पर किसी वस्तु के ऊपर या किसी वस्तु में कोई वस्तु पाई जाती है वहां पर होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे स्नेहमग्न, स्नेहमग्न, स्नेहमग्न यानी स्नेह में मग्न। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह में मग्न का अर्थ हुआ भरा हुआ, परिपूर्ण। तो स्नेह में मग्न, स्नेह में मग्न। फिर है अगला, इसमें है जो बहुत आता है, कवि पुंगव, कवि पुंगव, कवि पुंगव। तो लिखेंगे हम क्या, कवियों में पुंगव, कवियों में या कवि में पुंगव, कवि में पुंगव, कवि पुंगव। फिर आएगा आपका गृह प्रवेश। देखिए ऐसे लिखा जाता है, गृह प्रवेश। तो यहां पर लिखेंगे गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश होता है। फिर और भी है इसमें, जैसे आप बीती या विद्या प्रवीण हरपन मौला, आप बीती। आप बीती का नाम से क्या है, आप लोगों ने यानी अपने पर बीती या आप पर बीती, आप पर बीती, उसी को कहा जाता है क्या, आप बीती। हर फन मौला, हर फन मौला, हर फन मौला का अर्थ हुआ क्या, हर फन में जो मौला हो, अर्थात जो सब कुछ जानता हो या जो अधिक जानकार हो, उसी को हम कहेंगे क्या, हर। फन होता है क्या, जानकार या जानने वाला। हर फन मौला, हर फन मौला यानी हर फन का अर्थ होता है आर्टिस्ट या कलाकार। हर फन मौला का अर्थ हुआ हर फन मौला, हर फन में मौला, हर फन में मौला। यहाँ मैंने लिख दिया है जानकार या जानने वाला या जानकार, हर फन मौला, आप बीती। फिर है और भी ऐसे